Hello, myself Vishal. Welcome in the video series of lecture class 9 चैप्टर मोशन। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर मोशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली आप जानते हैं क्या कि इस चैप्टर मोशन में हम लोगों को जो बेसिकली चीजें पढ़ने हैं वो रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि ये रेस्ट होता है क्या और मोशन क्या होता है, और इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है और इस पीडीएफ के थ्रू हम इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे और आप इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एनसीईआरटी के इस फर्स्ट पेज पे आपको लिखा मिलेगा कि वी सी समथिंग एट रेस्ट एंड अदर थिंग इन मोशन। ओके, अब देखिए इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपको ये बात पता है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है कि नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उस केस को हम लोग बोलते हैं रेस्ट। तो मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। मोशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। जैसा कि आपको इस लाइन में लिखा मिलेगा कि अगर मैं बर्ड फ्लाई की बात करूं, जो पक्षी आकाश मूर्ति है, फिश स्विम इन द वाटर, ओके, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन एंड आर्टरीज एंड कार मूव्स ऑन द रोड। इस केस में देखिए कि इन हर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन में चेंज हो रहा होगा समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ समय पक्षी कहीं और थी, कुछ समय बाद पक्षी कहीं और दिखे मिलेगी आपको। ठीक, इट मीन्स क्या कि जो एटम मॉलिक्यूल्स और प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं और गैलेक्सीज हैं, आर ऑल इन मोशन। क्यों मोशन में है? क्योंकि आपको समझ में आया होगा कि इन सारे ऑब्जेक्ट जैसे एटम मॉलिक्यूल्स प्लैनेट जिसकी बात की गई, इनके पोजीशन में चेंजिंग आ रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आता है उसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि ऑफन perceive an object to be in motion when its position changes with time। ये आप लाइन ध्यान रखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलेंगे कि देख सकिए when its position changes with time। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ, ओके, ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे जब उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए कुछ सिचुएशन ऐसे हैं, देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें इसके लिए, क्या इसका मतलब है, कैसे हम मोशंस को इन्फर कर सकते हैं थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस से। देखिए एग्जांपल में बोला गया कि वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। ओके, हम लोग एयर के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं डस्ट पार्टिकल मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री ऑल्सो। हम ये भी देख के पता लगा लेते हैं। हाँ, ये होता है ऐसा क्या कि हम लोग पेड़ों को देखकर पता लगाते हैं कि हवा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पेड़ की पत्तियां हिलती है तो हवा चल रहा है, और ऐसा नहीं है तो नहीं होता है। ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट कॉजेज द फेनोमेनन ऑफ सनराइज सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या फेनोमेनन इन्वॉल्व है इन चीजों के पीछे? क्या ये भी मोशन के चलते होता है ऑफ द अर्थ? क्या ये भी चीज जो है अर्थ के मोशन के चलते होती है? ठीक है, ये बेसिकली ये ट्रू है। ये बेसिकली क्या है? इट्स अ ट्रू। क्यों? if it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? अब देखिए मोशन ऑफ द अर्थ का हम ऐसा प्रिसीव क्यों नहीं कर पाते कि मोशन जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है मोशन, और उस चीजों के लिए थोड़ी सी चर्चा डिटेल में करनी होगी हमें। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा में क्या करनी पड़ेगी? डिटेल में करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सी एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव होते दिखता है बट दूसरे ऑब्जेक्ट को रुका हुआ दिखाई देता है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, लेट सपोज कि ये रोड है और इस रोड पे कोई एक बस चल रही है। ठीक है, और लेट सपोज कि इस बस पे दो पैसेंजर इस बस के अंदर बैठे हुए हैं।
इस पैसेंजर को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। अब देखिए क्या होगा, ए अगर बी को देखता है और बी अगर ए को देखता है तो ए बी दोनों के रिस्पेक्ट में क्या दिखेंगे आपको, रिस्ट में दिखाई देंगे। बट अगर कोई ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे हो और वो ऑब्जर्व कर रहा हो इस बस को और बस के पैसेंजर को, तो इसके लिए पैसेंजर ए और पैसेंजर बी क्या होंगे, मोशन में दिख रहे होंगे। ठीक है, आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि आप ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो और रोड के किनारे कोई पेड़ वगैरह या पोल वगैरह हो, अगर बहुत स्पीड में है ट्रेन या बस, तो आपको दिखता होगा कि पेड़ भी क्या होती है, चलती है, आपको लगता है कि मोशन में है पेड़। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समझ में आ गया कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है, एक आदमी के लिए लगता है कि रेस्ट पे, दूसरे को क्या लगता है मोशन में है। तो ये डिपेंड किस बात पे करता है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर टू मूविंग बैकवर्ड। देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आप मूविंग बस में हैं और रोड के किनारे कोई पेड़ वगैरह है, तो आपको क्या दिखता है कि पेड़ मूव कर रहा है, बट एक्चुअली है क्या, वो रेस्ट में ही है। ऐसा नहीं है कि पेड़ यहाँ से घूमते घूमते वहां तक आ चुका होगा। ठीक है, मतलब कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड प्रिसीव्स द बस along with the passenger are moving। अब देखिए, अगर कोई पैसेंजर रोड के बाहर हो, ठीक है, सॉरी बस के बाहर हो, रोड पे हो, तो उसको क्या दिखाई देगा, बस भी मूव कर रही है और पैसेंजर भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बट अब पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट, मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पर ए और बी वाले में, इनको क्या दिख रहा होगा, रेस्ट पे दिख रहा होगा। ठीक है, फेलो पैसेंजर क्या दिख रहे होंगे, रेस्ट पे दिख रहे होंगे, मतलब यहाँ पर कुछ लुच्चा है। लुच्चा क्या है, यही समझना होगा। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, ये क्या बताना चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे के रिस्पेक्ट मोशन में है और दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। तो इन्हीं चीजों को समझना है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मोशन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है, बट थोड़ी सी अगर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत आसान सा दिखने लगेगा हम लोगों को। पर ध्यान रहे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। जैसे आप फैन देखते होंगे अपने घर में, जो फैन होता होगा वो फैन क्या करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। ठीक है, मिडल ऑफ द वॉच, जो घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, सेकंड की सुई होती है, घड़ी की, वो क्या होती है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। मेरी गो राउंड झूला आपने देखा होगा, बड़े सा झूला डिज्नीलैंड वगैरह में, वो भी क्या होता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। अब बोल रहा है कि सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं जिसको रोटेटरी मोशन बोलते हैं या फिर रोटेशनल मोशन बोलते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं जिसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। मतलब मोशन की बहुत सारी वैरायटी है और हमें, बट देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इन दिस चैप्टर। देखिए हम लोगों को बेसिकली इस चैप्टर में क्या करना है, लर्न करना है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 1D मोशन, हमें पढ़ना है मोशन अलोंग 1D। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के एक मोशन को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अच्छा अब चलते देखते हैं, यहाँ पर आपको इसी एनसीईआरटी में एक 8.1 इंडेक्स मिलेगा जहां पर आपको मोशन के बारे में डिस्क्राइब किया हो गया। देखिए ये क्या बताता है ये लाइन, देखिए इन लाइन को थोड़ा देखते हैं। तो बोलता है क्या कि किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, लोकेशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करना स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल सपोज कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल सपोज कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो आपने मोशन स्टार्ट कहाँ से किया, घर से, और कहाँ तक गए, स्कूल तक गए। आपसे कोई पूछे रास्ता में आप चल रहे हैं और कोई पूछे कहाँ से आ रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, घर से आ रहे हैं। तो आपका वो घर क्या था, रेफरेंस पॉइंट था। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जहां से आप स्टार्ट करते हैं अपने मोशन को। ठीक है, या फिर जहां से आप ऑब्जेक्ट के लोकेशन को आप स्पेसिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। देखिए एग्जांपल समझते हैं इसको, कि अगर सोचते हैं कि स्कूल इन विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ऐसा माना गया कि आपके गांव में एक
विलेज स्कूल है और स्कूल का कितना दूरी पर है गांव से, 2 किलोमीटर नॉर्थ। बट कहाँ से? अच्छा मान लो कोई पूछे कि गांव में स्कूल कहाँ है, तो बोलेंगे 2 किलोमीटर नॉर्थ है। अब सपोज कीजिए कि 2 किलोमीटर नॉर्थ कोई कहाँ खोज पाएगा, नहीं पॉसिबल है। तो अच्छा क्या हम इस लोकेशन को इजी कर सकते हैं क्या? अगर मैं कोई एक रेफरेंस पॉइंट बता दूं तो वहां से इसको खोजना आसान होगा। जैसे माना जाए कि आपसे पूछा जाए कि आपका घर कहाँ है, तो आप एक पर्टिकुलर बोलते हैं कि हाँ मेरा घर इस जगह पर है। तो उस जगह पर जाकर के क्या जितना घर दिख रहा होगा सारा का सारा आप ही का घर होगा? नॉट पॉसिबल। बट आप स्पेसिफिक एक लोकेशन बताते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ से चौथा मकान, यहाँ से तीसरा मकान मेरा होगा, या फिर यहाँ पर आकर मुझे कॉल करना, हम तुमको वहां से रिसीव कर लेंगे। सेम कहानी यहाँ पर है। तो 2 किलोमीटर नॉर्थ कहाँ से? तो रेलवे स्टेशन से। ठीक है। अब जब आपको उस गांव में अपने स्कूल खोजना होगा तो क्या करना होगा? रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ चलना है, और 2 किलोमीटर नॉर्थ चलने पे आपको एक स्कूल दिखाई देगा। वो स्कूल आपका क्या होगा? पॉइंट होगा जहां पे आपको पहुंचना था। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्कूल के पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में? रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब आप अब समझ गए कि अगर हम रेलवे स्टेशन के टर्म में स्पेसिफाई करते हैं, तो अब जब कोई आपके गांव में आकर के आपको स्कूल को खोजने का प्रयास करेगा तो स्टार्ट कहां से करेगा? इसी रेलवे स्टेशन से। और मैंने आपको क्या बताया, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां से आप अपना मोशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, या फिर लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या इसके लिए, इस एग्जांपल के लिए, जो रेलवे स्टेशन होगा आपका वो रेफरेंस पॉइंट होगा? बिल्कुल क्लियर। ये बात आपको समझ में आया होगा, 100% क्लियर होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए बोला वी कुड हैव आल्सो चूज अदर रेफरेंस पॉइंट, ये आपकी चॉइस है, आप चाहते तो और रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस पॉइंट किसको चूज करते हैं। बट रेफरेंस पॉइंट आप समझ गए, आप किसी को रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। बट रेफरेंस पॉइंट क्या है? वो एक लोकेशन जहां से आप उस ऑब्जेक्ट को लोकेट करना चाहते हैं, स्पेसिफाई करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, दैट लोकेशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अब देखिए एक दो बात और एनसीईआरटी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। ये बात समझ में आ गया आपको कि टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। तो आप ये लाइन ध्यान रखेंगे, ये लाइन भी आपका बहुत काम का है। ठीक है। ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कि ऐसा लोकेशन या ऐसा पोजीशन जहां से आप ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। ओके। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा वेरी क्लियरली। ओके। चलिए, अब बात मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को जो इस चैप्टर में पढ़ना है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना, मतलब हम लोगों को सिंपल 1D मोशन पढ़ना। अच्छा, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? बात ध्यान रखेंगे आप कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कुछ पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ना। अभी आपको चर्चा की जाएगा एक्सेलरेशन होता क्या है, पर ध्यान रखेंगे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन वाले केस में क्या होता है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक। अब देखिए, और जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना वो सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल रियल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर ऐसा बोले कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज सिंपलेस्ट मोशन। ठीक है। चलिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं, और इसी एग्जांपल के थ्रू आपको हम दो टर्म दैट इज कॉल्ड बहुत अच्छे तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता लगेगा। चलिए देखिए एग्जांपल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बताना चाहता है एनसीईआरटी के थ्रू, इसको फॉलो करते हैं और उसके बाद हम लोग इस चीजों को समझते हैं। देखिए बोला गया कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पाथ दिख रहा होगा। ठीक है। दैट पाथ इज स्ट्रेट लाइन पाथ, और इस स्ट्रेट लाइन पाथ के हम लोग को मोशन को ऑब्जर्व करना है। लेट सपोज ये एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है और मोशन अलोंग हम क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस देख रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि अब देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से करता है? जीरो से।
ठीक है। तो क्या अगर कोई ऑब्जेक्ट इस जीरो से चलना स्टार्ट करता है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जहां से चलना स्टार्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोलते हैं। तो क्या मैं इस ओ को रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं? क्योंकि वही ये पोजीशन है जहां से हम मोशन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है, जहां से आप मोशन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कीजिएगा वही आपका क्या होगा? ओरिजिन होगा। देखिए बहुत प्यार से यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। कौन सा? वही ओ। देखिए लिखा है विच इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब यही ओ आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। और यहीं से हम मोशन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। देखिए मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया गया, कि माना जाता है कि ए बी सी तीन कोई रिस्पेक्टिव पोजीशन है ऑब्जेक्ट का इन डिफरेंट इंस्टेंट पे। ठीक है, तो देखिए ये रहा ऑब्जेक्ट ए का इंस्टेंट 60 किलोमीटर। अब देखिए बी आपका क्या है? 35 किलोमीटर पे, और सी है 25 किलोमीटर पे। तीन पॉइंट आपको स्पेसिफाई कर दिया गया। चलिए इस बात को आगे देखते हैं। अब बोला क्या कि फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज। देखिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से। ओरिजिन से कहा गया? सी पे। फिर सी से कहा गया? बी पे। और फिर बी से कहा जाता है ऑब्जेक्ट ए पे। तीन पॉइंट। सबसे पहले सी पे, फिर बी पे, और फिर जाकर के ए पे। चलिए ठीक है, ये तीन पॉइंट हो गए। इसको हम तीसरा मार्क कर देते हैं। चलिए देन इट, फिर बहुत अच्छी बात बोला कि देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। अच्छा भाई, ये फिर से क्या किया? रिटर्न बैक आ गया। और कहाँ आ गया? फिर से रिटर्न बैक आ गया। अब बी से फिर से ये सी तक आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए चलना स्टार्ट किया, ओ से गया ए तक, और फिर ए से घूम के सी तक आ गया। चलिए कोई ना, देखते हैं इस चीजों को। अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज को क्या डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ से एनसीईआरटी। देखिए while the magnitude of displacement is 35। ओके, लेट देखते हैं क्या किसमें कुछ, हाँ यहाँ वाले पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जो कि यहाँ दिया हुआ है। चलिए अब देखिए, अब बोल रहे हैं टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, टोटल कितना पाथ कवर किया ऑब्जेक्ट। अब सिंपल देखिए ना, टोटल पाथ कैसे कवर किया? पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए गया, ठीक है, फिर ए से बी आता है, और फिर बी से सी आता है। अच्छा आपको दिख रहा होगा, अगर ए ओ से ए जाता है तो वो 60 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए ए से अगर बी आता है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 से चलना स्टार्ट किया और 35 पे खत्म हो गया आपका। तो अगर 60 से चलना स्टार्ट किया और 35 पे खत्म हो गया ये, या फिर ऐसा देखा जाए क्या? देखिए सिंपल सी बात है कि इसको मैं ए बी से बी से लिख डायरेक्ट ए से लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं डायरेक्ट ए से लिख देता हूँ, है कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड को इजी कर सकते हैं हम लोग, एसी लिख सकते हैं। तो एसी कितना हो जाएगा आपके पास? 60 से 25, इट मीन 35 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 95 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको ऐसा भी लिखता तो क्या लिखता, कि पहले ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, और फिर बी से सी गया। ओ से ए जाता है तो 60, प्लस अगर ए से बी आता है तो 60 से 35 कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से 5 5 10 15 20 25, ठीक है, 25 हो जाएगा। और 35 और 20 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 60 और 10 72, 95 किलोमीटर। दोनों केस आपको 95 दिखाई दिया। मतलब देखिए यहाँ पर बिल्कुल एनसीईआरटी क्लियर लिखा है कि पहले ओ से ए गया, फिर ए से सी गया, इसका मतलब 60 और 35 टोटल कितना हो गया? 95 किलोमीटर। ठीक है। अब ये 95 किलोमीटर क्या है? ये बोल रहा है दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ये सिंपल डिस्टेंस को डिफाइन कर रही है एनसीईआरटी। तो डिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है, ये आपको समझ में आया? आई होप ये बात आपको समझ में आएगा डिस्टेंस होता क्या है। सी, डिस्टेंस का मतलब क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो पार्टिकल कवर कर रहा है वही आपका क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई? क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ क्या था, पहले पार्टिकल चलना उससे स्टार्ट किया, फिर ए पे खत्म किया, ए से फिर सी पे खत्म किया। कुछ ऐसा केस था कि पहले ओ से पार्टिकल सी गया, फिर सी से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर ए से सी आ गया। तो ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ था। पार्टिकल चलना स्टार्ट कहां से किया, खत्म कहां किया, दैट केस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आप डिस्टेंस को डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसा क्लियर लिखा गया इसमें कि अगर आप डिस्टेंस को स्पेसिफाई करते हैं तो उस केस में आपको किसी टाइप का कोई भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओनली क्या रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड। जो आपने लिखा है यहाँ पर 95 किलोमीटर, सी दैट 95 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। बात समझ में आया? और अगर जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो या न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ये डिस्क्राइब करता है किसको, एक फिजिकल क्वांटिटी को जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, और उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, देखिए इस बात को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस बात को देखते हैं। देखिए बोलेगा सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे क्वांटिटी भी हैं जिसको आप केवल और केवल न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, उस क्वांटिटी का हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इस टाइप के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, स्केलर बोलते हैं। तो क्या हम यह बात बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी? Why scalar? Because to describe distance no need to direction. डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए। इसके चलते डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, आपका स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इस बात में, इसी लाइन को पूरा करते हैं। बोल रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या हम लोग सी से ओ के बीच का हम लोग क्या फाइनल डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं? क्या वही फाइनल डिस्टेंस 95 किलोमीटर था? ठीक है, दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला है ऐसा कि कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। क्या अब आप फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल क्या था, वो था जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था। बात ध्यान रखेंगे, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है वो पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था, मोशन करना स्टार्ट किया था। और फाइनल का मतलब होता है जहां तक ऑब्जेक्ट को पहुंचना था। ठीक है, एंडिंग पॉइंट जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन कहलाएगा। तो अगर आप इस ग्राफ को देखिए जो आपको ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं। देखिए, अगर इसको देखा जाए तो पार्टिकल चलना ओ से स्टार्ट किया, क्या ओ आपका इनिशियल पोजीशन था? और पार्टिकल क्या सी पे आकर खत्म हो गया, तो क्या सी आपका या फाइनल पोजीशन है? तो क्या पूछ रहा है कि क्या आप इसके बीच जो पार्टिकल चल के यहाँ तक पहुंचा था सी तक, तो क्या आप इस वाले पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं? इस पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट 0 से किया, खत्म कहाँ किया, 25 पे। तो 25 पे खत्म किया और चलना स्टार्ट किया 0 से, मतलब टोटल कितना चला, ये 25 किलोमीटर चला। तो क्या हमने फाइंड कर लिए ओ से सी का डिस्टेंस, ओ से सी के बीच का लेंथ फाइंड कर लिए? क्या ओ से सी के बीच का लेंथ 25 किलोमीटर है? ओके, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या ये जो पाथ था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच? ठीक है,
क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच? और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। Okay, what is displacement? Displacement is the shortest distance between final position and initial position. It's called displacement. ठीक है, बात समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखेंगे आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ को इंडिकेट करते हैं। तो इनका जो एसआई यूनिट हो जाता है वो मीटर होता है और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होता है जिसके चलते वो स्केलर डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है जिसके चलते वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इसमें चर्चा जरूर होगा डिस्प्लेसमेंट वाले केस में इसके डायरेक्शन का, देखते हैं कैसे। सी, अब पूछ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंड द ऑब्जेक्ट? क्या ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये ध्यान रखिए कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और ये डायरेक्ट इस लाइन से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कैन बी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट? यस, इट इज पॉसिबल। कब? जब पार्टिकल क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो करेगा। ठीक है, आई विल शो द सिचुएशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इस एग्जांपल को फॉलो कीजिए जो आपको फिगर 8.1 जो दिया था, यहाँ पर जो फिगर आपके पास 8.1 है, इस एग्जांपल को फॉलो करना हम लोगों को। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये आपका ओ था, ये ए था, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर था। ठीक है, अब क्या बोला कि एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। अब देखिए पार्टिकल क्या किया, चलना स्टार्ट किया ए से और जाकर के चलना स्टार्ट किया ओ से, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, जाकर के वहां रुक जाता है। ठीक है, अब देखिए पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पाथ है। और ध्यान रखेंगे जब भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज इंडिकेट करेगा स्ट्रेट लाइन पाथ को। ओके, देखिए सपोज कीजिए कि ये मान लेते हैं कि आरा है और ये आपका पटना है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, बट अगर आपको इसका शॉर्टेस्ट पाथ खोजिएगा तो क्या मिलेगा? आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो ये वाला लाइन क्या बता रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट को। और ये किसको बता रहा है? डिस्टेंस को। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब इनके बातों को देखिए, बोला ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑफ ओ टू ए एंड बैक टू बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय 60 प्लस 25 इट इज 85। मतलब देखिए अब उसको ए से बी भी आना है। ठीक है, और जब बी पे आता है जब बी आता है तो बी पे क्या वैल्यू दिया है? 35 दिया हुआ है। तो बी पे जो वैल्यू है वो कितना है? 35 है। तो ओ से अगर ए जाता है और फिर ए से बी आता है तो ओ से ए के केस में 60 चला और ए से बी के केस में 25 चला, तो कितना हो गया? ये 85 किलोमीटर। ठीक है, ये कितना हो गया? 85 किलोमीटर। अब देखिए 85 किलोमीटर हो गया ये, तो आपसे पूछ रहा है क्या? यहाँ से एक लाइन और आगे चलते हैं। सी देखिए यहाँ पर कि while the magnitude of displacement is 35। अब 35 कैसे हो गया मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का? देखिए मैग्नीट्यूड कैसे 35 हो गया? अब पार्टिकल को और डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन 2 पॉइंट का। अब देखिए पार्टिकल चलना स्टार्ट किया यहाँ से और खत्म कहाँ हो गया? इस बार बी पे, तो इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो क्या यही जो लेंथ आपको दिख रहा होगा ये ओ बी, क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इस बार? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये कितना है? 0 से लेकर 35। ठीक है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना हो गया? 35 हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अब देखिए ध्यान रखें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग इसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग इसके डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ये लिखा है डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा दिया गया, मतलब ये बताता है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और अगर मैं इसी को डाल दूं मॉडुलस के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है, ये दो डंडे को बोलते हैं मॉडुलस, जो केवल क्या करता है, मैग्नीट्यूड बताता है उस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो मतलब ये देखिए कि 10 मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ 85। अब यहां पर देखिए 85 क्या था, ये आपका डिस्टेंस था, और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। यहां तो इक्वल नहीं है, बट अगर आप नोटिस करना स्टार्ट करेंगे, फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कर्व ऑफ द मोशन मे बी जीरो, बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझा दूं, तो ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कैसे, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, या फिर अगर उस पार्टिकल का, देखिए मैं आपको यहां लिख देता हूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हो, और उस केस में उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैग्नीट्यूड कितना हो गया उसका, जीरो। या अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो कर रहा है, और उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है और उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो। लेट्स सपोज देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, रेडियस आर है, कोई पार्टिकल चलना इसे स्टार्ट करता है और ए पे आकर रुक जाता है। ठीक है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा इसका, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, दैट इज द बाउंड्री लेंथ जो होगी उसकी, तो क्या वो 2 पाई आर के बराबर होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, जीरो। वाई जीरो, वाई जीरो, क्योंकि यहाँ पर इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। गॉट इट द पॉइंट। या फिर इस एग्जांपल को समझिए ऐसे, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ यहाँ से। लेट सपोज ये कोई पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। अब कोई पार्टिकल ए से बी के बीच की दूरी मान लेते हैं 20 मीटर है। कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ए से और बी तक पहुंचता है। ठीक है, और बी से वो रिटर्न फिर कहाँ जाता है, ए तक आ जाता है। अब देखिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों पार्टिकल का सेम है। डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी और फिर बी से, मतलब 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि इनिशियल फाइनल दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहां से आपके पास तीन क्वेश्चन बनते हैं कि डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, अगला सवाल ये बनता है कि क्या ये पॉसिबल है ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का इक्वल होना, इक्वल होना पॉसिबल है कब। देखिए आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अगर ये लाइन है, अगर ये ए और बी, ये पार्टिकल मानते हैं 20 मीटर दूरी है, पार्टिकल को ए से बी चलना है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, ए से बीच के बीच 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ और यही आपका एक्चुअल पाथ है। तो पॉसिबल है जब पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा और वो मूव बैक नहीं करेगा, टर्न बैक नहीं होता है। ठीक है, उस केस में। चलिए अब इस एनसीईआरटी के आगे वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं। देखिए आगे क्या पॉइंट बोलता है कि इफ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसी पाथ पे फिर कहाँ आ जाए, ओ पे आ जाए। फिर इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, आपको ये बात समझ में आने के लिए इसको फिर से थोड़ा सा क्लियर किया जाता है। आप इन चीजों को समझेंगे और अपने एनसीईआरटी में इसको नोट करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ए से और रिटर्न बैक, सॉरी, पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है ओ से और चलता है ए और रिटर्न बैक आ जाता है कहाँ पर, ओ पे। अब बताइए पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम है। देखिए बहुत प्यारा बात यहाँ लिखा हुआ है कि इफ फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, मतलब कि अगर उस ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आई आपको? तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। एक का नाम था डिस्टेंस और दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक का नाम है डिस्टेंस, दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है इस डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये जब भी होगा, ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको कुछ पॉइंट यहाँ से बता दूं, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये भी लेंथ को इंडिकेट करता है। ये भी लेंथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो मतलब इसका जो एस आई यूनिट होगा वो भी मीटर हो जाएगा, सीजीएस यूनिट जो होगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा वो उसका डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ओरिजिन से राइट या फिर ओरिजिन से लेफ्ट। लेट सपोज एग्जांपल की बात करते हैं, ये लाइन है, ये इंडिकेट करता है जीरो को, ये लाइन पॉजिटिव और ये लाइन नेगेटिव इंडिकेट करता है। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल इधर चलता है 1 मीटर 2 मीटर, इधर चलता है -1 -2, तो आप समझ गए कि अगर पार्टिकल इधर की ओर है तो हमको बोलना पड़ेगा क्या, -1। मतलब समझ जाइए आप कि आपको ओरिजिन से नेगेटिव चलना है, राइट या फिर लेफ्ट चलना है। ये आपको डायरेक्शन के बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगर देखते हैं एनसीईआरटी का, तो देखिए लिखा हुआ है क्या कि यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड लोकेशन इट्स फाइनल पोजीशन विद रिफर टू इनिशियल पोजीशन टू गिवन टाइम। ठीक है, मतलब आपको बात समझ में आ गया कि लोकेशन रेफरेंस पॉइंट चाहिए, इनिशियल पोजीशन चाहिए और टाइम चाहिए इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द क्वेश्चन पार्ट, ये वाली। इस क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको इजीली देख सकते हैं चैनल पे। हर एक क्वेश्चन का सेपरेट सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अगर जो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। तब तक के लिए इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट में इतना ही। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।